थॉट को उठाएंगे। अमूमन हम देखते हैं कि व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न बिहार के मुख्य परीक्षा के हिस्ट्री पार्ट का एक प्रश्न जरूर ही रहता है किसी न किसी व्यक्तित्व से संबंधित। तो अभी जैसे कभी नेहरू जी पे प्रश्न पूछता है, कभी रविंद्रनाथ टैगोर जी पे प्रश्न पूछता है, कभी महात्मा गांधी पे प्रश्न पूछता है। तो इस सेगमेंट में हम महात्मा गांधी से संबंधित उनकी विचारधारा को डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे कि उससे संबंधित अन्य प्रश्न जैसे पूछता है कि गांधी जी की आर्थिक विचारधारा क्या रही है, या गांधी जी का समाज के प्रति धर्म के प्रति क्या विचारधारा रही है। तो इस तरह के प्रश्नों को इस सेगमेंट में हम देख सकेंगे और उस पर डिस्कस करके, और इसका एक जिस्ट में प्रस्तुत कर रही हूँ बिकॉज ऑफ सबने पढ़ाई कर ली है और हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि महात्मा गांधी का काल, चूँकि हम जानते हैं कि 1915 से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत में मुख्य रूप से देखा जाता है, तो हम उनके राजनीतिक विचारों को सबसे पहले देखें कि महात्मा गांधी ने मेन उनके राजनीतिक विचारों को हम कई वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, राम राज्य की क्या कल्पना थी, उनकी सर्वोदय की अवधारणा क्या थी, उनका साधन साध्य सिद्धांत क्या रहा था, सत्याग्रह का क्या सिद्धांत रहा और अहिंसा का सिद्धांत क्या रहा। गांधी जी के विचारों को कंसाइज करके कहीं एक जगह पढ़ने बैठा जाए तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन चूंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें टू द पॉइंट ही काम करना होगा। राष्ट्रवाद के संबंध में गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उसका अनुपालन करना चाहिए, जैसे कि राष्ट्र के प्रति हमारा जो संविधान है या फिर जो नियम है उनका हमें पालन करना चाहिए एज ए नागरिक। अंतर्राष्ट्रीयवाद के रूप में जो गांधी जी की विचारधारा है वो कहीं ना कहीं गीता से प्रभावित लगती है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का ये कहना रहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार के लिए, परिवार को उसके समाज के लिए और समाज को उसके राष्ट्र के लिए और एक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रवाद की भलाई के लिए त्याग करना चाहिए। जिस प्रकार से भी त्याग हो वो त्याग करना चाहिए। जहाँ तक हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो गांधी जी विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर विश्वास करते थे। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है कि समाज का जो सबसे निचला वर्ग है, सबसे ग्रास रूट पर जो वर्ग है, शासन में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। और अभी वर्तमान में हम देखें कि पंचायती राज व्यवस्था में हम उस स्तर पे काम कर भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की विचारधारा से ग्राम स्वराज्य की अवधारणा, जनता के सबसे निचले स्तर पे जो शासन में भागीदारी की अवधारणा को लोकतंत्र में उनकी ही एक उनका थॉट माना जा सकता है। राम राज्य की अवधारणा को ले, राम राज्य के लिए ऐसा माना जाता है कि ये हर समय शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन गांधी जी की इससे तात्पर्य था कि जियो और जीने दो, यानी हम स्वयं भी जियो और दूसरों को भी किसी तरह का कष्ट ना दें। दूसरों को कष्ट ना देने का तात्पर्य कि मन, वाणी, कर्म से किसी प्रकार की किसी को क्षति ना पहुंचाए। यदि हमें अधिकार है बोलने का तो हम ऐसी वाणी ना बोलें कि जिससे दूसरे आहत हो। इस तरह के अन्य उनकी जो मान्यता थी उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना थी, जो कि हम मानते हैं कि फ्रांस से लिया गया है। यह अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ पे बहुत व्यापक रूप से प्रभावित हुई थी, और चूँकि गांधी जी उन थॉट्स से बहुत ही प्रभावित थे तो उनका भी मानना था कि हमारी स्वतंत्रता है, हमें समानता होनी चाहिए और हमें अपने साथ साथ देश और विश्व बंधुत्व की अवधारणा को लेके चलना चाहिए। स्वराज्य की संकल्पना में है कि वो अपनी स्वतंत्रता किसी और के हाथ में देना पसंद नहीं करते थे, और उसके लिए उन्होंने कहा कि हम स्वराज्य की अवधारणा को अपनाएंगे नैतिक मापदंड के आधार पर और सर्वधर्म समभाव। गांधी जी का मानना था कि हमें धर्म के रूप में किसी को भी बाध्य नहीं करना चाहिए कि कौन कौन सा धर्म अपनाएगा। हर धर्म अपने आप में मानवता के धर्म को अपनाना चाहिए, मानता है और मानवता की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। तो हम एक साथ कई धर्मों के साथ रह के और उनके साथ जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसी विचारधारा गांधी जी की रही थी। जहाँ तक सर्वोदय की अवधारणा की बात है तो सभी प्रकार का समान रूप से सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो अभी इसे अपनाया जा रहा है, सबका साथ सबका विकास। और इसकी व्याख्या गांधी जी ने उस समय भी की थी कि हमारा सबका साथ रहे और सबका विकास रहे, और साथ साथ न्याय के लिए भी सभी को समान रूप से अवसर मिले। यानी कि न्याय का मानदंड ऐसा न हो कि किसी भी आधार पे, चाहे वो धर्म हो, क्षेत्रीयतावाद हो या नस्ल हो या वर्ग हो, इस आधार पे किसी के साथ भी न्याय देने में समानता
अपनाई जानी चाहिए। साधन साध्य सिद्धांत, यदि किसी कार्य को हम कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हमारा साधन अगर पवित्र हो तो उसके साथ साथ साध्य की पवित्रता पे भी गांधी जी ने विशेष ध्यान दिया है। सत्याग्रह में मूल रूप से हड़ताल, हिजरत, असहयोग, सविनय अवज्ञा और उपवास को उन्होंने अपना अस्त्र बनाया और इस आधार पे उन्होंने सत्याग्रह की कई जगह पे मिसाल दी और उसमें उन्होंने सत्याग्रह के रूप में अहिंसा को अपना ढाल बनाते हुए हड़ताल भी किए और असहयोग भी किए। तो इस तरह के जो क्रियाकलाप उन्होंने अपने कार्यों में, अपने आंदोलनों में किया, उसका जो एक थॉट उन्होंने बनाया उसे उन्होंने चरितार्थ भी किया। अहिंसा को गांधी जी अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाते थे और मानते थे कि अहिंसा में जो शक्ति है, अहिंसा के बल पे हम बड़े से बड़ा युद्ध लड़ सकते हैं और उन्होंने इसे करके भी दिखाया। अगर तत्कालीन परिस्थिति को देखा जाए तो जिस तरह के शस्त्रों से ब्रिटिश साम्राज्य सुसज्जित था, यदि हम शस्त्र से लड़ने जाते तो शायद उन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उतने उन्नत शस्त्र नहीं थे। लेकिन यह अहिंसा का ही अस्त्र था जिसे अपना के गांधी जी ने इतनी बड़ी विजय, इतने बड़े साम्राज्य से अंग्रेजों को भेजने का कार्य किया और उसमें एकदम उनको सफलता प्राप्त हुई। जहाँ तक गांधी जी के आर्थिक विचार की बात है तो गांधी जी के आर्थिक विचारों का कहीं विशेष रूप से वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी उनके विचारों को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उस आधार पे कुछ अलग रूप में रखने के लिए लेते हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं कि स्वदेशी की अवधारणा। उनका मानना था कि हम अपने देश में जहाँ भी रहें, अपने देश के लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ ही अपने जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उसे उत्पन्न करें। इसके लिए आत्मनिर्भरता, चाहे वो कार्यकलाप हो या फिर स्वशासन, शासन पद्धति हो या फिर चरखा, लघु कुटीर उद्योग और रचनात्मक कार्य हो, इसमें कहीं ना कहीं वो अपने स्वदेश की अवधारणा को, अपने क्षेत्र की अवधारणा को विकसित करने के लिए उस पर विशेष ध्यान देते थे। और यहाँ हम देखें कि अगर रचनात्मक कार्यों पे भी अगर गांधी जी ध्यान देना चाहते हैं, रचनात्मक कार्य पे, चूंकि उनका मानना था कि अगर हम किसी आंदोलन को कर रहे हैं तो उसके बीच में एक ब्रेक होना चाहिए और उस ब्रेक में कुछ न कुछ हमें रचनात्मक कार्य करने चाहिए। उन रचनात्मक कार्यों में भी स्वदेशी, यानी कि आप क्षेत्रीय आधार पर जो आपकी सांस्कृतिक विविधता है उसको सीखिए, आप नृत्य सीखिए, आप गाना, लोकगीत सीखिए या फिर साथ साथ आप जो शिक्षा है उसे प्राप्त करें। तो इन सब चीज़ों पे गांधी जी का विशेष ध्यान था और वो इस पे अमल भी करते थे। आत्मकेंद्रीकरण यानी कि जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे श्रम आधारित उद्योग स्थापित करके हम वहाँ के लोगों को रोजगार देके उसका एरिया का विकास कर सकते हैं। एक जो उनका विचार है ट्रस्टीशिप, न्यास का सिद्धांत, इस पे भी काफ़ी चर्चा होती है कि गांधी जी का यह मानना था कि जो ट्रस्टी हैं, यानी कि जो बहुत ही धनवान लोग हैं, उनके पास जो संपत्ति है ये उनकी अपनी संपत्ति नहीं बल्कि वह उनकी धरोहर है। वो समाज के लिए उनका वो संरक्षक हैं। तो उस संपत्ति को उन्हें अपनी आवश्यकताओं पे खर्च करने के बाद जो बच रहा है उसको अन्य लोगों में बांटना भी चाहिए और समाज कल्याण, लोक कल्याणार्थ उसे खर्च भी करना चाहिए। समाजवाद की अवधारणा, यदि हम उनके आर्थिक विचारों में समाजवाद की अवधारणा को छोड़ें तो वो थोड़ी सी उनके साथ अतिशयोक्ति होगी। संपत्ति का जो उपभोग हो वो समाज के हित में हो। यदि हमारे पास बहुत संपत्ति और हमारी आवश्यकता से अधिक है तो वो समाज के उपयोग के लिए उपयोग होनी चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध नहीं किया, लेकिन अत्यधिक संपत्ति के संचय का उन्होंने विरोध किया है। साथ ही पूर्ण समानता, ये उनका मानना था कि पूर्ण समानता कहीं भी संभव नहीं है, लेकिन हाँ, हम यह कर सकते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और उसके बाद जो बचता है उसे अन्य के सहयोग के लिए उपयोग कर सकते हैं। गांधी जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि नेचर जो हमें देता है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो काफ़ी है, परंतु वो हमारे लालच की पूर्ति के लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं हो पाता। उस नेचर हमारे लालच की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि समाजवाद में गांधी जी कहीं ना कहीं समानता के सिद्धांत को, समाजवादी सिद्धांत को अपनाते हैं। सामाजिक विचार के रूप में, यानी समाज में किस तरह की लोगों को रहना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इस आधार पर गांधी जी का मानना है कि समाज में समानता की स्थापना होनी चाहिए और किसी भी वर्ग, जाति, नस्ल
या फिर क्षेत्र के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और इसमें इनकी इस विचारधारा को भारतीय संविधान में लेकर चलने का प्रयास भी किया गया है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के लिए गांधी जी अत्यधिक कट्टर विरोधी थे। वो किसी भी प्रकार से जातिवाद और जाति वर्ण के आधार पर लोगों को बांटने या नस्ल के आधार पर लोगों को बांटने के कहीं से भी हिमायती नहीं थे। वो हमेशा इसका खंडन करते थे और उनके कार्यों में जाति व्यवस्था की विकृति के जो विरोधी थे उसको हमारे संविधान में संविधान के अनुच्छेद 17 में भी अपनाया गया है। और इसमें अपने रचनात्मक कार्यों में अगर देखा जाए तो गांधी जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन, दलित उद्धार का कार्य किया और साथ साथ हरिजन नामक उनकी पत्रिका भी चली। और हरिजन का अर्थ उन्होंने बताया हरि का जन। तो इस हरि के जन को उन्होंने जैसे हमारी आस्था के साथ जोड़ दिया और उन्हें सम्मान के दृष्टि से देखा। और इसके साथ साथ गांधी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भी बहुत ही हिमायती थे और स्त्री पुरुष समानता। उनका मानना था कि अगर किसी साइकिल को चलाना है और एक पहिए से हम साइकिल चलाने की कोशिश करें तो वो नहीं चल सकता है। तो दूसरे पहिए के विकास के लिए, चाहे तो स्त्री की शिक्षा या स्त्री का कहीं भी आंदोलन में आगे आने के लिए गांधी जी बहुत ही हिमायती थे। और हम देखेंगे कि गांधी जी के आने के बाद खासकर 1920 के असहयोग आंदोलन और उसके बाद के सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह में महिलाओं की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इवन कि शराब की जो भट्टियाँ होती थी उसमें महिलाएं जाती थी और वहाँ पुरुषों को राखी बांधकर और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करती थी, उन्हें कसम दिलाती थी कि वो शराब नहीं पिएंगे। तो इस प्रकार से उनके आंदोलन में मतलब आधी आबादी जो जुड़ गई उसको भी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जैसे गांधी जी के स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत के आधार पे लिया जाता है। अब अगर हम उनके धार्मिक विचारों को देखें तो गांधी जी के संप्रदाय के प्रति विरोध और संप्रदाय की एकता के समर्थक थे। और इसके साथ साथ गांधी जी का ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा है जो ईश्वर के रूप में है। हर व्यक्ति में आत्मा है और वह ईश्वर का ही प्रतिरूप है। उनका मानना था कि किसी के भी पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए और व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर पाप है उसको समाप्त करना चाहिए। इसके साथ साथ गांधी जी कर्म के सिद्धांत पर भी विशेष ध्यान देते थे, उस पर अपनाते थे और अपने कर्म को करते रहने के लिए वह प्रतिबद्ध थे। शिक्षा संबंधी विचार, गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों में मुख्य रूप से देखा जाए तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, जो कि बेसिक शिक्षा के रूप में वो लेके आना चाहते थे, और साथ ही साथ व्यावसायिक रोजगारपरक एवं नैतिक शिक्षा के वो हिमायती थे। यदि आज के रूप में हम देखें, वर्तमान समय के रूप में जो हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है, तो आज के टाइम में हमने भी अपने संविधान संशोधन के माध्यम से पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 7 से 14 वर्ष तक कर रखी है हमारे जो भी नीति नियंता हैं। और साथ ही साथ अभी रोजगारपरक शिक्षा का भी बहुत ही ज़्यादा प्रचलन चला है। बेसिकली अगर हम कंप्यूटर एजुकेशंस और अन्य स्किल्स की बात करें तो इस तरह के कई शिक्षा संबंधी प्रोग्राम और कई रोजगारपरक प्रोग्राम हमारे ब्लॉक्स में भी चल रहे हैं। तो अब इस विचारधारा को, गांधी जी की विचारधाराओं को एक साथ लेके अगर कोई प्रश्न पूछता है कि गांधी जी आज कैसे प्रासंगिक हैं, तो चाहे वो उनकी राजनीतिक विचारधारा हो, चाहे सामाजिक विचारधारा हो, चाहे आर्थिक विचारधारा हो या शिक्षा संबंधी या धार्मिक विचारधारा हो, हम हर जगह पे गांधी जी को कहीं ना कहीं मतलब प्रासंगिक मानते हैं। और उसे मानना ये जैसे हमारे लिए एक अनिवार्यता हो गई है कि गांधी जी ने अगर प्रकृति के प्रति अगर अपना कोई संदेश दिया कि प्रकृति का संरक्षण करो, पर्यावरण का संरक्षण करो, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में हम सभी इस चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, प्रतिबद्ध हो रहे हैं कि बिना पर्यावरण के संरक्षण के हमारी जो जीवितता है, हमारी जो जीवन रक्षण का प्रश्न है वह हल नहीं हो सकता है। तो इस सेगमेंट में हमने कोशिश की है कि आपको एक पूरे कंसाइज रूप में थॉट को पूरा किया जा सके। और गांधी जी पे अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे, चूँकि आपने पढ़ तो रखा ही है, बस रिवीजन करना था और मैंने भी यही प्रयास किया कि आपको कम से कम समय में रिवाइज करवा सकूं। तो आई थिंक कि ये बहुत यूज़फुल हो आपके लिए। इस प्रकार हमने यह एक प्रयास किया कि
बिहार पीसीएस से संबंधित जो मेंस के एग्ज़ाम हैं उसमें जो हिस्ट्री का सेगमेंट है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रश्न लिखने होते हैं और उन तीनों प्रश्नों का एक सेट होता है कि जिसमें अमूमन थॉट से, एक कला से और एक आंदोलन से प्रश्न पूछा जाता है। एक सेट हमने यहाँ प्रस्तुत किया जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, पाल कला और तीसरा गांधी जी के थॉट्स के विषय में हमने चर्चा की। आशा करते हैं कि आपको यह फ़ायदेमंद हो, यूज़फुल हो और आपकी रिवीजन के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा उसमें हम टैगोर और पटना कला और कोई एक आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको लेके बहुत ही जल्द आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और आपको अगर हमारा यह चैनल पसंद आ रहा है, हमारा यह क्लास पसंद आ रहा है, हमारा यह एक सेट लाने का, रिवीजन करने का जो प्रयास है यह पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।